तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हेवेंस मैसेंजर यहाँ पे आ चुका था और साथ में वांगलिंग को इनकारनेशन साइकिल के अंदर ट्रैप कर लेता है। अब आगे वांगलिंग अब यहाँ पर ये पागलों जैसा रिएक्ट करता है क्योंकि इसकी बॉडी, इसका सोल भी मूव नहीं कर पा रहा था। हालांकि इसका ओरिजिन सोल इसकी बॉडी को छोड़ नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्री है और इसका डोमेन भी है। अब वांगलिंग अपने ओरिजिन सोल को यूज करता है, यानी कि डोमेन पावर को, और एक एंशिएंट गॉड जैसा फिगर इल्यूजनरी प्रकट होता है जिसके हाथ में भी लाइफ और डेथ स्क्रॉल था। और ये हो रहा, यह जो एंशिएंट गॉड बॉडी थी, यानी जो अभी प्रकट होती है, उसी के अंदर फ्यूज हो जाता है। और वांगलिंग की बॉडी, यानी बड़ी वाली बॉडी, वो हेवेंस मैसेंजर के समान ही लगती है। और हेवेंस मैसेंजर, जिसका कि चेहरा बादलों में दिखता था, उसे ये खींच के बाहर निकालता है। और हेवेंस मैसेंजर को देखकर, क्योंकि वो हमेशा बादलों के पीछे रहता था, वांगलिंग भी चौंक जाता है क्योंकि हेवेंस मैसेंजर की बॉडी एंशिएंट गॉड बॉडी के जैसी ही थी और उस पर 7 स्टार्स चमक रहे थे। इनमें से जो 3 स्टार्स थे वो स्टील हो चुके थे। और वांगलिंग को अब रिइंकार्नेशन साइकिल समझ में आता है। अच्छा, तो ये है असली रिइंकार्नेशन साइकिल। क्योंकि वांगलिंग सोचता था यार रिइंकार्नेशन साइकिल तो हेवेंस का है, तो ये मैसेंजर क्यों आते हैं। अभी जो हेवेंस मैसेंजर था वांगलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी पर अटैक करता है और 5000 किलोमीटर के आसपास का पूरा दायरा ही कोलैप्स कर जाता है। बस एक जगह पर कुछ नहीं होता है, जहाँ पर जावरू थी। जावरू की बॉडी अब शाइन कर रही थी और इधर वांगलिंग, इसके खून मतलब मुंह से ब्लड आ रहा था और इसका ओरिजिन सोल मानो फिर से कोलैप्स होने वाला था। लेकिन ये जानता था अगर आज ये गया तो लीमुआन बच नहीं पाएगी। अभी जो एंशिएंट गॉड था वांगलिंग वाला, हेवेंस मैसेंजर पर एक पंच मारता है। अब मैसेंजर थोड़ा पीछे जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग यहाँ से फ्री हो चुका था और ये फिर से हेवेंस मैसेंजर को एक पंच मारता है। वो मैसेंजर भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो अपने दाएं हाथ से वांगलिंग पर एक पंच मारता है और वांगलिंग मानो कटे पतंग के समान काफी पीछे जाके गिरता है। लेकिन क्योंकि वांगलिंग का भी पंच उस पर पड़ा था, तो वो भी काफी पीछे जाता है। इधर वांगलिंग, इसके एंशिएंट गॉड बॉडी से भी ब्लड आ रहा था, लेकिन इसके अंदर वो किलिंग इंटेंट बढ़ते जाता है, बैटल इंटेंट बढ़ते जाता है। दोनों वांगलिंग फिलहाल हेवेंस मैसेंजर से बैटल कर रहे थे। अब फाइनली हेवेंस मैसेंजर एक बात बोलता है कि तुम मेरे क्लैन से नहीं हो। ये एंशिएंट गॉड लैंग्वेज में बात करता है और वांगलिंग के पास क्योंकि इनहेरिटेंस था तो ये समझ जाता है। और बात भी सही थी क्योंकि वांगलिंग इंटरनल कल्टीवेशन भी करता था, यानी कि फाउंडेशन लेवल ये सब। और एंशिएंट गॉड वाले बस फिजिकल बॉडी कल्टीवेट करते हैं। वांगलिंग भी एंशिएंट गॉड लैंग्वेज में चिल्लाता है कि मैं हूँ या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ली मुआन के नासेंट सोल को मैं लेके नहीं जाने दूंगा। और ये फिर से एक पंच मारता है। वहीं दूसरी तरफ जावरू के आसपास जो लाइट थी और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी और जावरू के अंदर से एक आवाज आती कि वांगलिंग, तुमने मुझसे झूठ बोला। और ये आवाज वांगलिंग ने 19 सालों से नहीं सुनी थी। ये ली मुआन की आवाज थी। वांगलिंग उस तरफ देखता है और इसे एक दर्द होता है क्योंकि जावरू का जो सोल था अब उसकी बॉडी से निकल रहा था। मतलब धीरे धीरे ली मुआन उसे इस बॉडी को कवर कर रही थी, पर अचानक से सब बदल जाता है। ली मुआन जावरू के सोल को ट्रैप कर लेती ताकि वो जा ना पाए, नहीं तो वो मारी जाएगी। अब वांगलिंग इधर बोलता है कि वानिर, मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। मैं मानता हूँ कि मैं निर्दयी इंसान हूँ, लेकिन अगर तुम्हें जगाने का यही प्राइस है तो मैं देने को तैयार हूँ। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि मेरी बच्ची के जैसी, क्योंकि मैंने इसको पाला है, मेरी ही बच्ची ऐसा समझो। पर लीमुआन कहती मेरे अंदर वो दम नहीं है। लीमुआन क्योंकि जाग चुकी थी तो जावरू के सोल को अब डिवोर भी नहीं करती है। और क्योंकि लीमुआन का सोल जाग चुका था तो हेवेंस लॉक है अब ये नज़र में आ चुका था। इधर वांगलिंग जावरू की बॉडी के करीब पहुंचता है। लीमुआन का सोल जावरू की बॉडी से निकल जाता है और लीमुआन 19 सालों बाद वांगलिंग को उसी नज़र से देखती है जैसा ये पहले देखती थी और कहती कि प्रॉमिस करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे। हालांकि ये वांगलिंग को टच करना चाहती थी, पर ये सोल थी तो टच नहीं कर पाती है और इसके हाथ और ज़्यादा मतलब गायब जैसे होने लगते हैं। और ये कहती कि जावरू बच्ची है, चीज़ें उसके लिए डिफ़िकल्ट मत बनाओ, ये मेरा चॉइस है। इधर हेवेंस मैसेंजर भी वांगलिंग के करीब पहुंचने लगता है और जो पहिया था इसके पास, समय का पहिया भी आप बोल सकते हो, ये उसे फिर से एक्टिवेट करता है और एक सक्शन फोर्स उस व्हील से निकलता है और मुआन की तरफ बढ़ने लगता है। और वांगलिंग को आता है गुस्सा कि बिना मेरे परमिशन के तुम तो रियल हेवेंस के लॉ भी नहीं हो, अगर तुम होते भी तो नहीं ले जा सकते थे। अब वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट को एक्टिवेट करता है अपने थर्ड आई को टच करके और ली मुआन के सोल को उसके अंदर डाल देता है। ये हेवेंस मैसेंजर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिलहाल यहाँ से गायब हो जाता है। वांगलिंग इस दौरान जावरू की बॉडी की तरफ देखता है और ये पागलों की तरह हंस रहा था कि मैं वांगलिंग, मैं हेवेंस से 2 बार फाइट किया, लेकिन फिर भी मैं हार गया।
हेवेंसविल ये सच में बहुत क्रूएल है। अब जो जाउरू का सोल था वो भी तो बाहर आ रहा था, तो वांगलिंग उसकी बॉडी में डाल देता है और ये काफ़ी दुखी था। वांगलिंग यहाँ से चला जाता है और इधर लिटिल वाइट वगैरह आज़ाद हो जाते हैं। लिटिल वाइट इस दौरान जाउरू को आकर चाटने लगता है। जाउरू भी हल्की नींद से जागती और कहती है कि मुझे सोने दो, और लिटिल वाइट यह बात सुनते ही काफ़ी खुश हो जाता है कि जाउरू सच में है। और इस समय आसमान में वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि चंद्रमा की तरफ देख रहा था कि हेवेंसविल, मैं वांगलिंग, मैं हेवेंस के अगेंस्ट, हेवेंस लॉ के अगेंस्ट तो जीत गया। मतलब भाई ये मृत्यु के साइकिल को तो तोड़ ही चुका है। देखो ली मुआन को 2 बार बचा के, लेकिन हेवेंसविल मतलब भगवान की जो इच्छा होती है कुछ वैसा समझो, वो हार गया क्योंकि ली मुआन ही नहीं मानी। अगर वो मान गई होती तो जाउरू की बॉडी पर आज ली मुआन का अधिकार होता और ये जाग चुकी होती। इधर 1 साल बीत जाता है और एक पहाड़ पर वांगलिंग बैठा था। बारिश की बूंदें गिर रही थी और ये सोच रहा था कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है। और ये सोचता है कि मैं वांगलिंग जिसने बहुत सारे लोगों को मारा, हेवेंस लॉ को समझा, फिर मैं इंसान भी बना, मैंने लाइफ को लाइफ की तरह देखा, डेथ को डेथ की तरह देखा। फिर ये सोचता है कि बारिश की बूंदें आसमान में मानो जन्म लेती है और ज़मीन पे आके मृत हो जाती है। फिर मैंने सीनियर जाओई के ऑब्सेशन को देखा, इमोशंस को समझा कि अगर एक जिंदा है तो दूसरी भी जिंदा है, लेकिन अगर दूसरी मर गई तो ये भी बंदा जिंदा नहीं है। मतलब जब जाओई की जो वाइफ थी टिंगेरिया, जो भी नाम उन्होंने रखा था सीनियर जाओई ने, जिंदा तो अभी भी जाओई है, लेकिन टिंगेर के मरने के बाद वो कहने को जिंदा है। तो वांगलिंग को दूसरा मतलब समझ में आता कि लाइफ लाइफ सच में नहीं होता है जैसा तुम देखते हो, और डेथ जो कि तुम देखते हो वो होता भी नहीं है। फिर ये जाउरू से मिला और लाइफ और डेथ को और अच्छे से समझा, और ये खुश होता है कि ली मुआन की वजह से इसे और चीज़ें समझ में आई कि कुछ चीज़ों को जाने देना ही सही होता है। और वांगलिंग को समझ में आता है कि अपने पेरेंट्स के सोल को रखा हुआ है क्योंकि इसका लगाव ज़्यादा है, लेकिन अब तो वो तो नॉर्मल सोल है, उन्हें तो लाइफ और डेथ रिसाइकल में जाना चाहिए। तो वांगलिंग उन्हें बाहर निकालता है और ये सोल ये हेवेंस में मर्ज हो जाते हैं, मतलब उनका अब नया जन्म होगा। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और जाउरू को दिखाया जाता है। जाउरू जब से जागी थी, मतलब 1 साल अब तो बीत चुके, लेकिन इसने वांगलिंग को कहीं नहीं पाया था और इसके साथ अब लिटिल वाइट रहता था। और ये लोग कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे, जमीन के नीचे से एक बीस्ट बाहर निकलता है, पर जाउरू इसे देखकर भी डरती नहीं है। अभी जो क्रिएचर था जाउरू की तरफ बढ़ता है और लिटिल वाइट भी इस समय मूव नहीं करता है, पर जैसे ये क्रिएचर जाउरू की तरफ काफी करीब आता है, एक मॉस्क्विटो प्रकट होता है और अपने डंक से इस क्रिएचर को पीछे फेंक देता है, और जो भी इस क्रिएचर का ब्लड था ये मॉस्क्विटो पी जाता है। अब मॉस्क्विटो यहाँ से भागता है और जाउरू लिटिल वाइट से बोलती इसका पीछा करो क्योंकि ये इसके अंकल वांगलिंग का बीस्ट है, और वांगलिंग ने इस बीस्ट को यहाँ पर इसलिए छोड़ा था ताकि जाउरू को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये मॉस्क्विटो पहले भी इसे कई बार बचा चुका है, और वांगलिंग ने इस लड़की के अंदर जो भी मेमोरीज थी लिमुआन से रिलेटेड वो सब मिटा चुका था। और ये चाहता भी नहीं था वांगलिंग कि ये फालतू में सफ़र करे, लेकिन फिर भी वांगलिंग को थोड़ा शर्मिंदा था, इसलिए जाउरू से मिलता नहीं था। और वहीं जाउरू ये वांगलिंग को ढूंढ रही थी। अब ये पीछा तो करते हैं, पर मॉस्क्विटो काफ़ी फास्ट था तो वो दूर निकल जाता है, और जाउरू कहती है लिटिल वाइट तुम बहुत स्लो हो। और इस दौरान एक हल्का गर्म हवा का झोंका इनकी तरफ पड़ता है, और ये हर बार होता था 3 से 5 दिनों में। और ये कहती भी कि लिटिल वाइट तुम्हें नहीं लगता ये झोंका हर 3 से 5 दिन पे आता है, और इसके बाद मुझे भूख नहीं लगता है अगर मैं खाऊं भी नहीं तो। लिटिल वाइट भी ऐसा गुर्रा के हाँ में जवाब देता है, और फिलहाल ये दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। अभी नहीं क्या पता था यहाँ से ऊपर एक माउंटेन पर वांगलिंग बैठा था जो कि अपने डिवाइन सेंस से इन पर नज़र बना के था, फिर अपने डिवाइन सेंस को खींच लेता है। और ये इसका डिवाइन सेंस ही था जो 3 से 5 दिनों पर फैलता था और इसको स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर देता था। और वांगलिंग को इधर लाइफ और डेथ डोमेन और अच्छे से समझ में आने लगा था। वांगलिंग के पास इस समय एक बॉल ऑफ क्लाउड था, इससे ये आराम से एक सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर को मार सकता है। ये कमाल था इसके लाइफ और डेथ डोमेन का, और वांगलिंग के हिसाब से यह काफ़ी करीब था अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में जाने से। इवन हाफ अ स्टेप ये ले चुका था, और वांगलिंग जानता था जब ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचेगा तो ये काफ़ी पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि इस प्लेनेट पर एसेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर्स तो हैं पर वो नॉर्मल टाइम में कल्टीवेशन ही करते रहते हैं। और वांगलिंग इस दौरान सोचता है कि सेटो जैसे मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचूंगा मैं आपको जगा पाऊंगा। और फिलहाल वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट के अंदर एंटर कर जाता है। वांगलिंग अब सेटू नान के सोल के बाहर खड़ा था, और सेटू के सोल से एक पावरफुल प्रेशर को फील किया जा सकता था। और वांगलिंग फील करता है कि इनका जो पावर है वो जो एंसेस्टर डोटियान है जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे है, सोल सेक्ट वाले, उनसे कहीं ज़्यादा है।
अब अंदर में एक और नासेंट सोल था, बट वो काफी वीक था। ये था ली मुआन का। वांगलिंग देखता है और कहता है, वानर, तुमने मेरा 300 साल तक वेट किया था। मैं वांगलिंग तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे पाया, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ कि तुम्हारे नासेंट सोल को प्रोटेक्ट करूँ जब तक मैं मरता नहीं हूँ। हाँ, अगर कुछ चमत्कार हुआ तो मैं वेट करूंगा मेरे मरने से पहले तक। वांगलिंग इस समय इमोशनल था, और जो वानर का सोल था वो थोड़ा सा कांपता है, मानो वो रेस्पॉन्स कर रही हो। फिलहाल वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट से बाहर निकलता है, लेकिन इसका जो हार्ट था मानो उस हेवन डिफाइंग बीट में ही रह गया था, जन्म जन्म के लिए। तो मेरे हिसाब से यही है वांगलिंग का डाउ हार्ट, मुझे जो लगता है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। इधर सीन शिफ्ट होता है और जावरू अभी भी अपने अंकल को ढूंढ रही थी। इसे पता नहीं था इसके अंकल ने क्यों इसे छोड़ दिया, और इसे वो कारण भी जानना था। इधर वांगलिंग एक जगह ढूंढता है और कल्टीवेशन में बैठ जाता है। फिलहाल जो वांगलिंग था सोल फॉर्मेशन के कंप्लीट लेवल पे था, यानी पीक पर, और इसका डोमेन भी अब कंप्लीट हो चुका था। क्योंकि जब भी बंदा सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचता है, वो अपने डोमेन को अलग तरीके से यूज कर सकता है। डोमेन से अस्त्र शस्त्र क्रिएट कर सकता है, यानी पावर बढ़ जाएगा, और साथ में सेलेस्टियल एनर्जी को भी आप यूज कर सकते हो। इधर वांगलिंग के दिमाग में हेवेंस लॉ भी चल रहा था कि लोग हेवेंस लॉ को तोड़ सकते हैं, मतलब उससे बाहर निकल सकते हैं लाइफ और डेथ साइकिल से, पर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बट वांगलिंग की नजरें अब हेवेंस लॉ पर फोकस थी। ये उससे मास्टर करना चाहता था, उसे रिप्लेस करना चाहता था। अब वांगलिंग यहाँ पर सेलेस्टियल जेड को यूज करता है और ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगा था। तो जब बंदा सोल फॉर्मेशन से सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाता है, तो इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो रिप्लेस हो जाती है सेलेस्टियल एनर्जी से, और उसके बाद नई एनर्जी को आपको मास्टर करना पड़ता है। उसमें लंबा समय जाता है, कई 100 साल निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप इजीली रिप्लेस कर पाए तो शायद वो साल आप बचा सकते हो। और वांगलिंग उसी मोड में था। समय बीतता है और 3 महीने निकल चुके थे। वांगलिंग आंखें खोलता है कि सेलेस्टियल जेड ये काफ़ी नहीं है, इसे और चाहिए होगा। और वांगलिंग को समझ में आता है कि क्यों इतने कम लोग हैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे, क्योंकि सेलेस्टियल जेड बहुत ज़्यादा चाहिए, और सेलेस्टियल जेड यहाँ पर मिलता भी नहीं है, सेलेस्टियल रियल में मिलता है। इधर वांगलिंग 1 महीने और गुजारता है, और जो भी सेलेस्टियल जेड थे वो ख़त्म हो चुके थे। पगोड़ा जो था सीनियर जावी ने जो इसे दिया था, उसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा स्पिरिचुअल एनर्जी था, पर वांगलिंग उसे यूज़ नहीं कर सकता था, नहीं तो उसके अंदर जो लाश है वो सड़ सकती है। अब वांगलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि बाकी सेक्ट से ये सेलेस्टियल जेड चुराएगा और सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे जल्दी से पहुंचेगा। इधर जावरू को देखा जाता है जो कि फल खा रही थी और कहती है कि यार मुझे ऐसा अकेले छोड़ के भाग गए। पर तभी ऐसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वांगलिंग इसके सामने प्रकट होता है। जावरू काफ़ी खुश हो जाती है। अब वैसे भी ये 20 साल की हो चुकी थी, और वांगलिंग इसे बताता है कि तुम्हारे अंकल कुछ अपने पुराने काम पूरा करने गए थे, वो हो चुका है, चलो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं। और वांगलिंग इससे कहता कि पगोड़ा के अंदर चलो, और ये बोलती नहीं, आप एक बार मुझे छोड़ दिए थे और मैं काफ़ी भूखी हो गई थी। पर वांगलिंग इस दौरान बहुत सारे फ्रूट्स पगोड़ा के अंदर डाल देता है। अब यहाँ पर मॉस्क्विटो बीस्ट भी प्रकट होता है, जो कि वांगलिंग को देखकर काफ़ी खुश होता है, और फिलहाल इस पर बैठकर ये जावरू के घर की तरफ निकल जाते हैं। अब जब वांगलिंग यहाँ से निकलता है तो ये सुजाकू प्लेनेट के काफ़ी करीब था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वांगलिंग कल्टीवेशन के लिए एक नए स्पॉट को चूज़ किया था, जो कि बेसिकली एक छोटा सा प्लेनेट था। तो जब ये सुजाकू पहुँचता है तो इसे फील होता है एक पावरफुल हो रहा, और वांगलिंग समझ जाता है ये तो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन वाले हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये बैटल करते हुए देख सकता था। और इसकी नज़र वांग जुओ पर पड़ती है। वांग जुओ एक ओल्ड मैन की तरह दिखता था, पर वांगलिंग इसे पहचान जाता है, और वांग जुओ के बहुत सारे साथी यहाँ पर मारे जा चुके थे। अब यहाँ पर वांगलिंग अचानक से प्रकट होता है, और ये जो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं। ये फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन मतलब ये लीफ वाले लोग जो कि टैटूज पावर को यूज़ करते हैं। और वांगलिंग को देखते ही ये लोग भागने लगते हैं कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन। वांगलिंग मॉस्क्विटो बीस्ट को निकालता है, और मॉस्क्विटो बीस्ट कुछ सुनता भी नहीं है, सीधा इन पर हमला करता है और चारों के खून को चूस जाता है। वांग जुओ भी वांगलिंग को पहचान जाता है कि सीनियर आप वही हो ना, जो कि हेंग्यू माउंटेन पर सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंचे थे। अगर आपको याद हो तो जाओ कंट्री में ही वांगलिंग सोल फॉर्मेशन पे पहुंचा था। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है कि हम मिले नहीं, और तुम अब कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में हो, चलो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, अब तुम नास एंड सोल पे पहुंच सकते हो। वांग जुओ की मेमोरी सील थी, क्योंकि पिछले जन्म में इसने अपने को और अपनी प्रेमिका को मार दिया था, अगर आपको याद हो तो इसका ये नया जन्म हुआ था, क्योंकि वांगलिंग ने इसके सोल को किसी और के अंदर डाल दिया था। अब वांग जुओ की मेमोरीज ये वापस आती है, और ये वांगलिंग की तरफ दोबारा से देखता है। वांगलिंग स्माइल करता है, और वांग जुओ से थैंक्स बोलता है, और ये बताता भी है कि देखो अब मैं और तुम बस ओल्ड वांग क्लैन से
हम दोनों ही बचे, तो थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वांगजुओ फाइनली पूछता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है, क्या तुम सच में सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे हो। वांगलिंग बताता है कि बहुत करीब हूँ। और वांगजुओ को पुराने दिन याद आते हैं, हैंगयू सेक्ट वाले, कि शुरुआत में थोड़ा सा गुस्सा रहता था, खफा रहता था वांगलिंग से और उसे नीचा दिखाता था। अब वांगलिंग इससे पूछता है कि यार ये सुजाकू प्लेनेट पे चल क्या रहा है, फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन ये लोग बाहर कैसे निकल गए। वांगजुओ भी चौंक जाता है कि तुम्हें पता नहीं है। अब वांगलिंग बताता है क्योंकि मैं कुछ सालों से सुजाकू प्लेनेट पे था ही नहीं। वांगजुओ और ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि मतलब ये बंदा प्लेनेट से बाहर भी ट्रैवल कर सकता है। अब वांगजुओ को जो भी पता था ये बताता है कि अब फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन वाले रैंक 3 या उससे नीचे के कंट्रीज पर हमला बोल चुके हैं। रैंक 4 की कंट्रीज भी इवन अब सेफ फील नहीं कर रही हैं। और सीधा सीधा बोले तो इमॉर्टल क्लैन ने सुजाकू प्लेनेट का आधा हिस्सा कवर कर लिया है। वांगलिंग को अब समझ में आता है और ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ जल्दी से निकलता है। और जब वांगलिंग जा रहा था तो वांगजुओ बोलता है कि क्या तुम जाओ कंट्री को बचा सकते हो, क्योंकि वो हमारा पुराना घर है। और ये भी बताता है कि फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन वाले एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका जन्म स्पिरिट रूट के साथ हुआ हो, और शायद वो बंदा हमारे क्लैन में हो सकता है। और इस समय जाओ कंट्री को दिखाया भी जाता है जहाँ पर ये जो इमॉर्टल क्लैन वाले थे बच्चों को ढूंढ रहे थे, मतलब किसके अंदर स्पिरिट रूट है, शायद वो बंदा अगला इमॉर्टल बन सकता है इनके हिसाब से। और इस दौरान एक वुमेन को दिखाया जाता है जो कि बात कर रही थी, काश हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पर होते तो शायद चीज़ें बदल सकती थी। और इनके साथ में जो इनका पति था और बच्चा था। इस दौरान पति बोलते कि शायद हम अपने एंसेस्ट्रल होम ही जाकर सेफ हो सकते हैं। अब वुमेन पूछती कि माय लॉर्ड, एंसेस्ट्रल होम में ऐसी क्या खास बात है। एंसेस्ट्रल होम मतलब जहाँ पर वांगलिंग वगैरह रहते थे, ये उनकी बात कर रहे थे। अब ये बंदा भी बोलता है मुझे नहीं पता स्पेशल क्या है, बस मैंने वहाँ पर एक मैसेज देखा था कि अगर वांग फैमिली के लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो एंसेस्ट्रल होम आ जाना, और फैमिली ब्लड को शायद यूज़ करना है, उसकी मदद से हम बच सकते हैं। वुमेन चौंक जाती कि ये बात इन्होंने आज तक इसे बताया नहीं था। और ये बंदा बताता है कि हम जो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को बोल रहे हैं उनसे भी पावरफुल बहुत पहले के इंसान हुआ करते थे जिन्होंने हमें बचाया था। वुमेन और चौंक जाती है कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से भी स्ट्रॉन्ग, क्या वो इमॉर्टल एंसेस्टर अभी भी जिंदा है। अब ये बंदा बोलता है कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर 200 सालों तक जिंदा थे, तो वो इमॉर्टल और ज़्यादा जिंदा होंगे। अब ये सुन करके ये वुमेन काफ़ी खुश हो जाती है कि फिर तो हमारा बच्चा यूवेर सेफ रहेगा। और इन्हें कुछ स्टोरीज भी पता थी कि 2 साल पहले एक बहुत पावरफुल फैमिली थी टैंग करके, जिसे उन इन एंसेस्टर ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। और फिलहाल ये जो रथ से जा रहे थे ये वहाँ पर पहुँच चुके थे और इस घर को ये लोग देखते हैं। ये बच्चा भी पूछता है कि डैड क्या ये हमारा एंसेस्ट्रल होम है। आदमी हाँ में सर हिलाता है। अभी ये कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी दूर से एक काफ़ी खतरनाक आवाज़ सुनने को मिलती है। और यहाँ पर 2 लोग जो कि टैटूज वाले थे प्रवेश करते हैं। और इनमें से एक कहता है कि तुम लोग काफ़ी फास्ट मूव करते हो। अब ये बंदा आगे खड़ा हो जाता है और इसके बच्चे मतलब बच्चा और बीवी पीछे रहते हैं। और ये बोलता है कि सम्मानित इमॉर्टल्स, आपका बैटल इमॉर्टल के साथ है, आप हम इंसानों को क्यों परेशान कर रहे हो। अब ये बंदा अपनी वाइफ और बच्चा को लेकर उस सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ता है जहाँ पर एक टैबलेट था और वहाँ पर ये अपना ब्लड पावर को यूज़ करता है। और जैसे ही ये अपने ब्लड को यूज़ करता है एक मिस्टीरियस लाइट वहाँ पर चमकती है। इस सीक्रेट रूम से एक जेड निकलता है, यानी समझ लो एक टुकड़ा, और पूरे एरिया को उसमें से निकलने वाला जो पावर था कवर कर लेता है। अब ये जो शमन्स वगैरह थे ये आगे बढ़ते हैं ऐसे चेक करने के लिए, पर उस ऑरा की वजह से ये पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स फील करता है। ऐसा फोर्स कि ये 4 लिव समन्स थे उसे रजिस्ट नहीं कर सकते थे। और इन सभी को वो ऑरा घर से बाहर फेंक देती है और ये ब्लड करने वोमिट करने लगते हैं और तुरंत ही मारे जाते हैं। और इधर ये बंदा फाइनली बोलता है, यानी ये जो मॉर्टल था, कि रूमर सही है, मतलब यहाँ पर हमारे एंसेस्टर है, क्योंकि वांगलिंग ने यहाँ पर अपने जी रियल्म के पावर को छोड़ा था। और उस समय वांगलिंग का पावर नासेंट लेवल पे था, तो नासेंट सोल के नीचे का कोई भी बंदा या नासेंट सोल पे भी मारा जाएगा। अब यहाँ पर एक और शमन आया हुआ था जो कि हवा में था और कहता है कि यार ये कल्टीवेशन कंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस दौरान यहाँ पर टियानडाउस सेक्ट था, वहाँ से एक ओल्ड मैन इसकी तरफ देख रहे थे। और ये जो बंदा था, ये वाला जो शमन था, ये 6 लीफ वाला समन था। और जब तक कि इसके सामने सोल फॉर्मेशन के लेट फेस का बंदा ना आए तब तक इसे कोई डर नहीं था। और ये वही सेक्ट था जहाँ पर वांगलिंग ने कल्टीवेशन किया था और सोल फॉर्मेशन पे पहुंचा था 200 साल पहले। और यहाँ पर वांगलिंग ने एक वुड कार्विंग भी छोड़ा था कि अगर कोई इसे हासिल कर ले, यानी इसको प्राप्त कर ले, तो वांगलिंग का डायरेक्ट डिसाइपल बन सकता है। लेकिन अगर उसे कोई हासिल नहीं कर पाया और जाओ कंट्री एक मुसीबत में हो, तो ये वुड कार्विंग एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही
ये 4 सेकेंड इमॉर्टल क्लैन का बंदा आगे बढ़ता है। वुड कार्विंग अपने आप बाहर निकलती है और पूरे एरिया को कवर करने लगती है। अब ये वुड कार्विंग को देखकर ये बंदा भी फाइनली बोलता है, तो है यहाँ पर एक ट्रेजर जिसमें डोमेन पावर है, लेकिन जिसने भी ये छोड़ा है उसका कल्टीवेशन काफ़ी लो था, यानी उस समय वो सोल फॉर्मेशन के अर्ली फेज में था। अगर वो बंदा खुद भी आ जाए तो मैं उसे मार सकता हूँ, तो ये डोमेन क्या करेगा। अब ये बंदा अपने बॉडीज में जो ड्रैगन टैटूज थे उन्हें बाहर निकालता है और वुड कार्विंग की तरफ बढ़ाता है। अब जो भी जाओ कंट्री के कल्टीवेटर्स थे वो इकट्ठा हो चुके थे और वुड कार्विंग पर ही इनकी पूरी उम्मीदें टिकी हुई थी। अब वुड कार्विंग में से भी लाइट चमकती है और इन ड्रैगन टैटूज से टकराने लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैगन टैटूज यहाँ पर गायब होने लगती है। इमॉर्टल क्लैन का बंदा भी हैरान था कि यार ये वुड कार्विंग ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये बंदा फिर से बहुत सारे टैटूज पावर से इस कार्विंग पर अटैक करता है। वुड कार्विंग फिर से चमकता है और उसमें से रिंग ऑफ लाइट बाहर निकलता है, लेकिन इस बार रिंग ऑफ लाइट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, यानी कि जो डोमेन पावर था वो खत्म हो जाता है। अब इमॉर्टल क्लैन के बंदे हैंग्यू माउंटेन पर एंटर कर जाते हैं और ये जो बंदा था इस वुड कार्विंग को छूने ही वाला था। वुड कार्विंग फिर से चमकता है और ये बंदा उसे टच कर लेता है कि मैंने पहले ही बोला कि अगर जो इसे बनाया है वो खुद भी आ जाए तो भी मैं उसे मार सकता हूँ, लेकिन ये ट्रेजर तो सच में है। मैं भी देखना चाहूँगा कि कौन था वो बंदा जिसने इसे बनाया था। हैंग्यू माउंटेन के लोग शांत हो चुके थे और अब इन लोगों को भी लगता है कि जाओ कंट्री भी समाप्त होने वाली है। और अब ये बंदा बोलता है कि अपना समर्पण हमारे फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के लिए दिखाओ, किसी को कुछ हानि नहीं होगा। पर तभी एक आवाज़ आती है कि मेरी वुड कार्विंग तुम नहीं ले सकते, और आवाज़ बहुत शांत थी और यहाँ पर दो लोग प्रकट होते हैं। इमॉर्टल क्लैन का बंदा पलटता है, इसे पता भी नहीं चला था कि कब यहाँ पर दो लोग आ चुके थे, और ये दो लोग वांगलिंग और वांगजुओ थे। अब जाओ के जो कल्टीवेटर्स थे जो पुराने थे वो तो वांगलिंग को पहचान जाते हैं और एंसेस्टर कहते हैं, और ये लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। वांगलिंग भी एक स्माइल देता है और हाँ में सर हिलाता है। वही इमॉर्टल क्लैन के चेहरे का बंदा, उसका चेहरा अगली था और वो सर बोलता है, और वांगलिंग इससे कहता है कि ये वुड कार्विंग वापस कर दो। ये बंदा देखता है वांगलिंग को, ये बंदा इसका पावर सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में, लेकिन इसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर है, और ये साइन होता है क्योंकि इसके सीनियर्स ने बताया था जब कोई बंदा सोल ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर कर रहा हो। अब ये बंदा वुड कार्विंग को वांगलिंग की तरफ फेंक देता है। वांगलिंग जैसे इस वुड कार्विंग को टच करने वाला था, ये ओल्ड मैन चिल्लाता है, टैटूज एक्सप्लोड। वुड कार्विंग के अंदर इसने अपने टैटूज डाल दिए थे और इसे ये एक्सप्लोड कर देता है, पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने राइट हैंड से एक्सप्लोजन की तरफ इशारा करता है। एक मिस्टीरियस फोर्स से एक्सप्लोजन को यानी फायर को ये एक फायर बॉल में बदल देता है। इमॉर्टल क्लैन का बंदा भी हैरान था कि इसके अटैक को कोई ऐसा भी कर सकता है, और फाइनली ये बोलता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये भागने को देखता है और अपने मन में सोचता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि एक रैंक 3 का कंट्री है और यहाँ के एंसेस्टर एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के हैं। पर जब तक ये भाग पाता, आसमान एकदम काली पड़ने लगती है। स्पेस में एक स्पेस होल क्रिएट होता है और वांगलिंग कहता है मैंने तुम्हें कहा जाने के लिए। वांगलिंग अब वो जो वुड कार्विंग था उसके अंदर एक नया डिवाइन सेंस डालता है और इस वुड कार्विंग को हैंग्यू माउंटेन के अंदर फिर से डाल देता है। अब ओल्ड मैन कहता है कि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है सुजाकू वालों के साथ कि वो लोग रैंक 3 की कंट्रीज हमें दे देंगे ताकि हम रैंक 4 की कंट्रीज पर बाद में अटैक करें। क्या आप उसे नहीं मानना चाहते हो? वांगलिंग कहता है किसने किया एग्रीमेंट? जुको जी ने। ओल्ड मैन चौंक जाता है और कहता है सर आप सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर हो, आपने कियानफेंग का तो नाम सुना ही होगा। कियानफेंग वही है ना जो जुको जी का सीनियर डिसाइपल है, और जुको जी यहाँ के सुजाकू हैं। वांगलिंग अब थोड़ा सीरियस होता है। कियानफेंग का नाम ये दूसरी बार सुनता है, पहली बार लियू मे के मुंह से सुना था, और वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। और वो जो एक्सप्लोजन वाला फायर बॉल था जो कि इमॉर्टल क्लैन के बंदे का था, ये उसी की तरफ बढ़ा देता है। अब ओल्ड मैन इसके जो लीव्स थे वो शाइन करते हैं और उसके अंदर से 6 पत्तों वाला एक पौधा निकलता है जो कि इस फायर बॉल से कोलाइड करता है। ओल्ड मैन काफ़ी पीछे जाके गिरता है और ब्लड वॉमिट करने लगता है। अब इसके हाथ में एक छड़ी जैसी थी, जैसे कि हवा में ऐसा घुमाता है और हवा में एक होल होता है, मतलब जहाँ से भाग सकता था। और ये जो लकड़ी इसने यूज़ किया था ये रिनकार्नेशन ट्री का एक टुकड़ा था, मतलब ये लोग भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं पर इनके तरीके अलग हैं। वांगलिंग देखता है उस तरफ और कहता है एब्सॉर्ब। आसपास में जो भी बादल थे वो एक अंगूठी की तरह बदल जाते हैं, और जिस स्पेस होल से ये बंदा भागने वाला था मानो वो फ्रीज हो जाता है और पावरफुल प्रेशर इसकी बॉडी पे गिरता है। अब ये अपने ब्लड पावर को यूज़ करता है, अपने फोरहेड पे डालता है और फाइनली ये चिल्लाता है कि अगर तुम मुझे मार दिए मैं तुम्हारे ऊपर एक कर्स डाल रहा हूँ, मतलब वो रहेगा, और मेरे क्लैन एंसेस्टर जब तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और हंस के कहता है कि मैं तुम्हारे फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के बहुत सारे मेंबर्स को मार चुका हूँ। ये टैटू कर्स
क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? क्योंकि वांगलिंग जब सोल ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा था तो इसके बॉडी के अंदर कुछ ग्रे गैसेस थे जिसे इसने बाहर निकाल लिया था, और इसकी वजह से वांगलिंग को फायदा हो रहा था। और ये ग्रे गैस तभी आए थे जब वांगलिंग ने एक 6 लीफ शमन को मारा था, और वांगलिंग फिलहाल इस बंदे को मार देता है। और वांगलिंग इस दौरान सोचता है कि यार जोकोजी वो मॉर्टल क्लैन के लोगों के साथ डील क्यों करेगा, ये गलत है। और कियान फेंग कुछ तो बात है। तो स्टोरी यहीं समाप्त।